ये कहानी है मगध साम्राज्य की, जो रोमन एम्पायर से भी 2 गुना बड़ा था। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनरल स्टडीज टोटल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होने के बाद 297 ईसा पूर्व सम्राट बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र ही हैं, सिंहासन पर बैठते हैं। उनके बाद कई वर्षों तक अपने पिता द्वारा प्राप्त साम्राज्य का वह सफलतापूर्वक वहन करते हैं। परंतु इनके विषय में एक बात यह भी कही जाती है कि इनके शासनकाल में इनसे एक भारी भूल हो गई थी। इनके किसी मंत्री ने, जो कि आचार्य चाणक्य से जलन की भावना रखता था, उसने बिंदुसार को आधी अधूरी जानकारी दे करके इन्हें चाणक्य के विरुद्ध भड़का दिया था। क्या थी यह जानकारी? आखिर क्यों बिंदुसार ने चाणक्य को राज्य से निकलवा दिया? ऐसा क्या कह दिया था चाणक्य के विषय में उस मंत्री ने? दोस्तों, हुआ यह था कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए हुए थे कि यदि कोई शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य को विष कन्याओं द्वारा या अन्य किसी तरीके से विष देने की कोशिश करे तो वह सफल ना हो सके। इसके लिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में हल्का हल्का जहर उनके खाने में मिला दिया करते थे, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु ना हो, अपितु उनका शरीर जहर को झेलने के लिए तैयार हो जाए। परंतु दुर्भाग्यवश जब चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा गर्भवती थीं, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को खिलाया जाने वाला भोजन स्वयं खा लिया था, जिससे उनका गर्भपात होने वाला था और दुर्धरा की मृत्यु निकट आ गई थी। या ऐसा कहिए कि जब दुर्धरा की मृत्यु हुई, उस वक्त बिंदुसार दुर्धरा के पेट में ही थे। तो चाणक्य ने समय रहते ही दुर्धरा का पेट चिरवाकर बिंदुसार को बाहर निकलवा लिया था, जिससे बचपन में बिंदुसार का जन्म हो पाया और उनके प्राण बच पाए। लेकिन उनके किसी दरबारी ने, यानी बिंदुसार के किसी दरबारी ने बिंदुसार से केवल इतना ही कहा कि आचार्य चाणक्य आपकी मां के हत्यारे हैं। बिंदुसार को पूरा सत्य पता न होने के कारण उन्होंने चाणक्य को राज्य से बाहर निकलवा दिया था। परंतु बाद में जब बिंदुसार को चाणक्य के विषय में इस सत्य का पता चला, तो उन्होंने चाणक्य को वापस महल में बुलाने के लिए संदेशा भेजा, लेकिन आचार्य चाणक्य ने मना कर दिया। फिर 286 ईसा पूर्व उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें अपने राज्य के लिए युवराज का चुनाव कर लेना चाहिए। तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी जगह सिंहासन पर बैठ सके। लेकिन क्या यह इतना आसान था? उत्तर है नहीं, क्योंकि बिंदुसार के अलग अलग रानियों से करीब 101 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम सुशीम था, जिसे बिंदुसार अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखते थे। लेकिन उसका दूसरा प्रतिद्वंदी उन्हीं का एक पुत्र अशोक था, जिसका जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ था। अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी था। इसी बीच बिंदुसार ने अपने सभी राजकुमारों के बीच एक प्रतियोगिता रखी, जिसमें कि यह निर्णय होने वाला था कि भारतवर्ष का अगला सम्राट कौन बनेगा। उस प्रतियोगिता में भाग लेने अशोक भी पहुंच गया, जो आचार्य चाणक्य के पोते राधागुप्त के साथ हाथी पर बैठकर गया था। पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर राजवन में यह प्रतियोगिता शुरू हुई, जहां बिंदुसार ने सभी राजकुमारों का युद्ध कौशल और शास्त्र निपुणता देखी। इसके बाद उनके राजज्योतिषी पिंगलवत्स, जो वहां पर उपस्थित थे, उनसे बिंदुसार ने पूछा कि आपकी भविष्यवाणी के अनुसार इनमें से कौन मेरा उत्तराधिकारी बन सकता है। पिंगलवत्स कहना तो अशोक चाहते थे, लेकिन क्योंकि अशोक बिंदुसार को बहुत प्रिय नहीं था, क्योंकि अशोक के विषय में यह कहा जाता है कि वह सुंदर नहीं था, शरीर से उसकी त्वचा रूखी थी और शरीर से वह सांवले रंग का था, इसलिए बिंदुसार उसे पसंद नहीं करते थे। इसलिए अशोक का नाम न लेते हुए उन्होंने सम्राट बिंदुसार से कहा कि वह पहेली के माध्यम से होने वाले सम्राट यानी बिंदुसार के उत्तराधिकारी का लक्षण बताएंगे। यह सुनकर बिंदुसार उनके लिए तैयार हो गया। ये लक्षण इस प्रकार थे कि पिंगलवत्स ने कहा कि जिसकी भी सवारी सबसे श्रेष्ठ है वही आपका उत्तराधिकारी बनेगा, तथा
जिसके भोजन करने का आसन सबसे श्रेष्ठ है और जिसके भोजन के पात्र सबसे श्रेष्ठ है, वही आपका उत्तराधिकारी बनने योग्य है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अशोक उस दिन हाथी पर बैठकर गया था और उसने भोजन भूमि पर बैठकर किया था और जिन बर्तनों में उसने खाना खाया वे बर्तन मिट्टी के थे। अब अगर भारतीय प्राचीन संस्कारों की बात की जाए तो हाथी सबसे ऊंची सवारी है तथा धरती ही सबसे श्रेष्ठ आसन है और मिट्टी के बर्तन सोने चांदी के बर्तनों से भी अधिक श्रेष्ठ माने जाते थे। यह सभी लक्षण एक सम्राट के थे, परंतु पिंगलवत्स होने वाले सम्राट का नाम सीधे सीधे लेने से डरते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि बिंदुसार अशोक को पसंद नहीं करते थे। इसके बाद 286 ईसा पूर्व बिंदुसार अशोक को अवंती जनपद का गवर्नर बना देते हैं, जहां के राजकाज का निर्वहन अशोक सफलतापूर्वक कर ही रहे थे कि तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है और वहां का विद्रोह शांत करने के लिए सम्राट बिंदुसार अपने प्रिय पुत्र सुशीम को तक्षशिला का विद्रोह शांत करने भेज देते हैं, परंतु इस अभियान में सुशीम सफल नहीं होता है। तब बिंदुसार अवंती से अशोक को तक्षशिला भेजते हैं विद्रोह को शांत करने के लिए। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि बिंदुसार को भले ही अशोक पसंद ना हो, लेकिन मगध के अन्य क्षेत्रों में अशोक की प्रतिष्ठा अच्छी थी कि जब अशोक तक्षशिला पहुंचते हैं तो वहां की जनता स्वयं ही अशोक का स्वागत करते हुए मगध की अधीनता स्वीकार कर लेती है। इतिहास का एक धड़ा यह भी कहता है कि अशोक ने तलवार के जोर पर तक्षशिला के विद्रोह को शांत कराया था और फिर वह अवंती वापस चला गया था। उसी समय बिंदुसार का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और यहां तक हो जाता है कि शायद सम्राट के प्राण नहीं बचेंगे। इसीलिए बिंदुसार अपने जीते जी ही अपने प्रिय पुत्र सुशीम का राजतिलक कर देना चाहते थे, परंतु उसी समय एक बार फिर तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है। इसलिए उसे दबाने के लिए वे सुशीम को एक बार फिर तक्षशिला भेज देते हैं। सम्राट बिंदुसार उसे बुलाने के लिए संदेशा तो भेजते हैं कि वह वापस आ जाए, उसका राजतिलक होना है, परंतु बिंदुसार के एक सलाहकार जो कि अशोक के भी मित्र थे, जिनका नाम राधागुप्त था, जो आचार्य चाणक्य के पोते कहे जाते हैं, ने बिंदुसार का वह संदेश तक्षशिला तक पहुंचाने में काफी विलंब किया और इसी बीच अशोक को पाटलिपुत्र बुलाकर अशोक का राज्याभिषेक करा दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि एक षड्यंत्र के चलते राधागुप्त ने ही सुशीम की हत्या करवाई थी, क्योंकि सुशीम दरबार में राधागुप्त की इज्जत नहीं करता था, इसलिए राधागुप्त अशोक के पक्ष में थे। तो इस तरह 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हो जाता है। फिर अशोक दक्षिण में तमिलनाडु तक अपने राज्य का विस्तार करता है, लेकिन अभी तक कलिंग या आज का उड़ीसा मगध साम्राज्य का हिस्सा नहीं बन पाया था, जबकि यह मौर्य वंश की तीसरी पीढ़ी थी। यह बात मगध साम्राज्य के बहुत सारे सम्राटों को हमेशा खटकती रहती थी और अशोक भी किसी भी कीमत पर कलिंग को इस बार मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लेना चाहता था, जिसके चलते 261 ईसा पूर्व वह कलिंग पर चढ़ाई कर देता है और यहीं से अशोक के जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ आ जाता है। वह जब कलिंग पर आक्रमण करता है तो कलिंग की सेना छोटी होने के कारण वहां के सेना के साथ साथ वहां के नागरिक, औरत और किशोर बालक बालिकाएं भी उस युद्ध में हिस्सा ले लेते हैं। परिणाम यह होता है कि कलिंग की सेना में सैनिक और वहां के नागरिकों की कुल संख्या मिलाकर लगभग 1 लाख लोग उस युद्ध में मारे जाते हैं। अशोक तो केवल सेना से युद्ध करने गया था, उसने यह कभी नहीं सोचा था कि उसके हाथों से नागरिकों की हत्या हो जाएगी, और वह भी औरतों और किशोर बच्चे बच्चियों की। और जैसे कि भारत की परंपरा रही है, भारत के राजाओं ने कभी भी किसी शहर या गांव पर हमला नहीं किया है, वह केवल सैनिकों का युद्ध सैनिकों से करते थे। लेकिन इस युद्ध में कुछ अलग हो गया। इस युद्ध में नागरिकों ने भाग लिया और मारे गए। यह देखकर अशोक का मन बहुत आहत हुआ। वह वहीं रणभूमि में अपने रथ के पहिए से पीठ लगाकर बैठ गया भूमि पर और रोने लगा। उसने कहा, क्या मुझसे केवल जमीन के लिए इन नागरिकों की हत्या हो गई है? उसके मन में
दया का भाव ऐसा जाग गया कि उसने तलवार पानी में फेंक दी और फिर कहते हैं कि उसने कभी तलवार नहीं उठाई। वह शांति की खोज में बुद्धिज्म की ओर चला गया। दोस्तों, यहां तक तो मैंने आपको चंड अशोक का परिचय दिया है। अगले लेक्चर में हम एक अलग अशोक की चर्चा करेंगे जिसने पूरी दुनिया में धम्म का प्रचार किया और अपनी ख्याति पूरी दुनिया में फैलाई। दोस्तों, अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरी मेहनत को थोड़ा सफल करें। थैंक यू।